हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पीजीटी हिस्ट्री के लिए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन और साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 में हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में 10 अप्रैल को रैली निकाली गई, जिसमें कुछ आंदोलनकारी गोलीबारी में मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन इस गिरफ्तारी और गोलीबारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में 379 लोग मारे गए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया और नेहरू रिपोर्ट एवं डोमिनियन स्टेट्स की मांग को रद्द कर पूर्ण स्वराज का पहली बार लक्ष्य रखा गया। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। अगला प्रश्न है, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बने। इसी समय बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सिंगापुर में ही बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया और स्वयं अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देंगे। इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। 3 जून की घोषणा प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स से की थी। अगला प्रश्न है, धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन है मार्टिन लूथर को। धर्म सुधार के अग्रदूत मार्टिन लूथर थे। धर्म सुधार आंदोलन को मूर्त रूप देने तथा सफल बनाने में जर्मनी के मार्टिन लूथर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया तथा एक नवीन संप्रदाय प्रोटेस्टेंट को जन्म दिया था। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया तथा उसकी तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सैमुअल एडम्स ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। इस घटना का नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने किया था। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुली का भेष बनाकर बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्होंने चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रैंकफर्ट की संधि से। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। प्रसा के चांसलर बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण के लिए किए गए अंतिम युद्ध फ्रैंको प्रशियन के पश्चात की जाने वाली संधि कहलाती है। यह संधि फ्रांस को हराने के पश्चात 10 मई को की गई थी। इस संधि से फ्रांस को मेज व स्ट्रासबर्ग सहित अल्सास व लॉरेंस के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस को युद्ध के हार जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए बाध्य किया गया। इसके भुगतान के लिए 3 वर्ष की अवधि तय की गई। अगला प्रश्न है, पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लेमेंसियो ने। 1919 में पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस का प्रतिनिधित्व जॉर्जेस क्लेमेंसियो ने किया था। पेरिस में शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न पराजित राष्ट्रों के साथ संधियों और समझौतों के प्रारूप तैयार किए गए। इन संधियों में वर्साई की संधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में अपने एकमात्र बचे हुए प्रतिद्वंदी संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देने का जापान को यही सुअवसर दिखाई दिया। अतः जापान ने 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को युद्ध की घोषणा किए बिना अचानक प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप समूह में स्थित पर्ल हार्बर पर हवाई जहाज़ों तथा पनडुब्बियों से आक्रमण करके उसका बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका और इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार युद्ध ने एक वास्तविक विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में 1918 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इंग्लैंड में 1918 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्तियों की योग्यताओं के होने पर 30 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया। इंग्लैंड में 1918 में एक गठबंधन सरकार ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1918 पारित किया, जिसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों के साथ ही 30 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को मताधिकार दिया गया, जो न्यूनतम संपत्ति योग्यता को पूरा करती थी।
अगला प्रश्न है, रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पैट्रिसियन। रोम में कुलीन वर्ग पैट्रिसियन नाम से जाना जाता था। 509 ईसा पूर्व में रोमनों ने संगठित होकर एट्रस्केनों को हराकर रोम में गणराज्य की स्थापना की। रोम में 500 वर्षों तक गणराज्य कायम रहा। इस बीच रोम विश्व शक्ति बन गया था। प्रारंभिक गणतंत्र काल में कुलीन वर्ग को पैट्रिसियन नाम से जाना जाता था। कुलीन वर्ग के लोग सीनेट द्वारा सरकार चलाते थे। सीनेट में 300 पैट्रिसियन सदस्य थे जो उम्र भर इसके सदस्य रहते थे। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली में। यूरोप के इटली देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ। मध्यकालीन इटली के नगरों की शिक्षा पद्धति भी अपेक्षाकृत रूप से अधिक इहलौकिक थी। इसमें युवा पीढ़ी के लिए व्यापार, विधि शास्त्र और नगरपालिका संबंधी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी। इंग्लैंड में नागरिक समाज के प्रारंभ होने से और भी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इससे मानववादी व इहलौकिक संस्कृति के विकास, साहित्य में शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग के प्रति रुचि विकसित होने में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद सिमोनोस्की की संधि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन जापान युद्ध 1894-95। चीन जापान युद्ध के बाद 1895 में सिमोनोस्की की संधि हुई। यह संधि चीन और जापान के बीच कोरिया के प्रश्न को लेकर हुई। 1894 ईस्वी में कोरिया में विद्रोह हो गया। इसे दबाने के लिए कोरिया ने चीन से सहायता मांगी और चीन ने सेना भेज दी, जिसे जापान ने 1885 ईस्वी की तिंतसीन संधि का उल्लंघन माना और जापान ने अगस्त 1894 में चीन के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। 9 माह के लंबे समय के बाद अंततः जापान ने चीन को सिमोनोस्की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। अगला प्रश्न है, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। 19वीं-20वीं सदी में रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी भाषा के प्रमुख लेखकों में से एक थे। वे 1907 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक थे। जॉर्ज ऑरवेल ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पैगंबर कहा, लेकिन बाद में उन्हें और उनकी रचना के लिए बढ़ते सम्मान को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरू का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौर का एक आंदोलन है जिसके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक में न शामिल होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व व स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी। अगला प्रश्न है, उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। उपनिवेशवाद का अंत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से संभव हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। इसकी 6 प्रमुख संस्थाएं हैं:
महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम बैठक 10 फरवरी 1946 ईस्वी को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई तथा इसकी समाप्ति 15 फरवरी को हुई। संघ का प्रधान कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनमें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण इसको पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को सामान्यतः 3 प्रमुख उपकालों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पलवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण उपकरण प्राप्त किया, जो कि एक हस्त कुठार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीपल की। हड़प्पा लोगों के द्वारा पीपल पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी। सिंधु सभ्यता से संबंधित मोहरों एवं मृत भांडों इत्यादि पर पीपल, बबूल, नींबू, नीम, खजूर, ताड़ के वृक्षों का चित्रण मिलता है। संभवतः इसकी पूजा की जाती थी। पीपल वृक्ष का मोहर पर सर्वाधिक अंकन मिलता है। कुछ मोहरों पर पीपल के पेड़ को बाढ़ से घिरा हुआ दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पीपल के एक वृक्ष के तने से एक श्रृंगी 2 पशुओं के सिर निकलते हुए दिखलाए गए हैं। कालांतर में पीपल के पेड़ की उपासना एक स्वतंत्र रूप धारण कर लेती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन है, यह किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वी.ए. स्मिथ। ब्रिटिश इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने 1904 ईस्वी में लिखे अपने ग्रंथ भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक में कहा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। वी.ए. स्मिथ गांधार शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट या इंडो ग्रीक शैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, योग सूत्रों का श्रेय जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पतंजलि को। योग सूत्र का श्रेय पतंजलि को दिया जाता है। योग को आधुनिक साहित्य स्वरूप प्रदान करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को है, जिन्होंने लगभग 147 ईसा पूर्व में योग सूत्र की रचना की। पतंजलि ने योग सूत्र के 8 तत्वों का वर्णन किया है, जिन्हें अष्टपद कहा गया है। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा है, जिसे योग भाष्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना को। मुगलों के द्वारा बिहार के पटना नगर को पुनर्विकसित किया गया था। मुगल कालीन नगर में प्रशासन का प्रधान कोतवाल होता था। वह उन सभी कार्यों को करता था जो आधुनिक समय में नगर पालिकाएं एवं पुलिस अधिकारी करते थे। मुगल बादशाह अकबर अफगान सरदार दाऊद खान को पराजित करने के लिए 1574 ईस्वी में पटना आया था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में पटना को कागज, पत्थर और कांच के उद्योगों के लिए एक समृद्ध केंद्र के रूप में संदर्भित किया तथा इसी पुस्तक में कोतवाल के कर्तव्यों का विशद रूप से उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम
अली गुरशास्प था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अल दुनिया वादीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि धारण की। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना की तथा विश्व विजेता की योजना बनाई तथा सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। यहाँ तक कि उसने अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में भी स्वयं को सिकंदर द्वितीय घोषित किया। अगला प्रश्न है, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसे किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूसो ने। जीन जैक्स रूसो ने कहा कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा नगर में हुआ था। रूसो न केवल एक दार्शनिक के रूप में बल्कि क्रांतिकारी के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की। रूसो के अनुसार मनुष्य को अपने स्वयं के विवेक के अलावा और किसी भी शासन के अधीन नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में भू राजस्व संग्रहण की 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को अपनाया था, जो अस्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी तथा रैयतवाड़ी थी। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई। भारत की 19% भूमि इसके अधीन थी। महालवाड़ी पद्धति यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत 30% भूमि थी। रैयतवाड़ी पद्धति बम्बई, मद्रास के अधिकतर भागों में, असम तथा अन्य भागों में लागू की गई थी और इसके अंतर्गत लगभग 51% भूमि थी। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रजनी पाम दत्त ने। रजनी पाम दत्त ने लिखा कि भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक को नहीं। रजनी पाम दत्त ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी में एक प्रमुख पत्रकार और सिद्धांतकार थे। उन्होंने 1921 में लेबर मंथली नामक एक मासिक पत्रिका की स्थापना की। रजनी पाम दत्त ने इंडिया टुडे नामक अपनी पुस्तक में ब्रिटिश काल के भारत की जनता की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। यह किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर देसाई ने। भारत के प्रति अंग्रेजी आर्थिक नीति का उद्देश्य यह था कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और भारत में कृषि के साधनों का इस प्रकार विकास किया जाए कि भारत औद्योगिक इंग्लैंड के लिए कृषि का क्षेत्र बन जाए। इसलिए मार्क्सवादी विचारक आर देसाई ने लिखा है कि ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है तथा इस क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है, जबकि अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था।
अगला प्रश्न है, भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवकों को संदेश दिया था कि शक्तिशाली और निडर बनो। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें उन्होंने शून्य पर व्याख्या दी थी। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद का कहना था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। हे भगवान, हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। अगला प्रश्न है, किसने जागरूक हिंदुओं के लिए विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने अपने बड़े भाई की पत्नी के सती होने का विरोध किया था तथा उनके सती होने के पश्चात उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने अखबार संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया। राय ने सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन 1822 ईस्वी में किया। राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1892 को अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उल्लेख लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया है। लाला लाजपत राय एक उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। उनका मानना था कि 1885 ईस्वी में रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत की गई थी। लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस की स्थापना भारत में बढ़ रहे राजनीतिक असंतोष को संतुलित करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। उसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने खाना नहीं खाया और वंदे मातरम गीत गाया। इस घटना ने एक संघर्ष को जन्म दिया जिसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यह आंदोलन कई वर्षों तक चला। अंततः 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। गांधी जी को यह विश्वास था कि यह आंदोलन आगे चलकर भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की मशाल को रोशनी देगा। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट व डोमिनियन स्टेट्स की मांग को रद्द कर दिया गया और पूर्ण स्वराज का पहली बार लक्ष्य रखा गया। जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, श्रीमती अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन एवं सुचेता कृपलानी ने भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो का प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया और यह पारित हो गया। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया। अगला प्रश्न है, किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, W. हंटर। W. हंटर ने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी। विलियम विल्सन हंटर ने जून 1871 के मध्य में अपना प्रभावशाली काम भारतीय मुसलमानों को पूरा किया और निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश भारतीय मुस्लिम विद्वानों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के विचार को खारिज कर दिया। अगला प्रश्न है, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतीन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतीन दास की प्रशंसा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। जतीन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी सदस्य थे। अन्य क्रांतिकारियों की तरह उन पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चला था। लाहौर सेंट्रल जेल में जतीन दास की राजनीतिक कैदी के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। जतीन दास के कार्यों की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बने। इसी समय बोस ने दिल्ली चलो एवं जय हिंद का नारा दिया। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी मेजर फूजीवारा एवं सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के प्रोत्साहन से मालवा में 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। INA के प्रथम कमांडर मोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भारत संघ के लगभग 565 राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी रियासतें भारत में शामिल होने के प्रतिकूल थी। सरदार पटेल ने रियासतों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में मिला लिया और भारत के विभाजन को रोक दिया। इनका मत था कि यदि हमारे पास अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं होगी तो हमारे पास अखंड भारत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना केवल समर्पित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि विकास को। प्रथम पंचवर्षीय योजना केवल कृषि विकास को समर्पित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, जिसमें सिंचाई तथा ऊर्जा भी शामिल थे, पर सबसे अधिक बल दिया गया था।
पंजाब में रोपड़ से लगभग 50 मील ऊपर सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध का काम, जो कुछ समय से बहुत धीमी गति से हो रहा था, अब और तेज कर दिया गया। इस प्रकार दामोदर घाटी योजना तथा हीराकुंड बांध का कार्य भी आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 देशों ने। औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था। 1961 में बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति टीटो ने की। इसका दूसरा सम्मेलन 1964 ईस्वी में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर की अध्यक्षता में काहिरा में हुआ था। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह शब्द किसने कहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। एक मराठी व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को पिस्तौल से गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी की शव यात्रा में यमुना के किनारे लाखों लोगों ने भाग लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी से भारत को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों और कॉमरेड, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। देश के राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। पाकिस्तान रेडियो ने अपना प्रसारण में कहा कि उसे यह नहीं मालूम कि भारत को अधिक नुकसान हुआ है अथवा पाकिस्तान को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।